अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर रिव्यू 90। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस की थी एंग्लो सैक्सन पीरियड को। इसे मिडिल इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। मैंने आपसे सारा डिस्कस किया था, इसकी डिटेल जितनी भी थी सब मैंने आपसे डिस्कस की थी। होप्स हो कि आपने वीडियो को देख लिया होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आई बटन में ऐड कर दूँगी ताकि आप लोग वीडियो को देख लें। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सब्जेक्टिव पोइट्री को, ऑब्जेक्टिव पोइट्री को, और इसकी फर्दर टाइप्स भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन सी टाइप्स आती हैं। सब्जेक्टिव पोइट्री को डिस्कस करते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे द लिरिक, द एलिजी, द और द सोनेट। ठीक है, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। द पोइट्री ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। वो पोइट्री जो बेस करती है सब्जेक्ट मैटर पे, इसको हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, जिसमें वन पार्ट जो है सब्जेक्टिव है और अदर पार्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव पोइट्री है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव पोइट्री इज कंसर्न्ड विद द पोएट्स ओन थॉट्स एंड फीलिंग। द पोएट डिस्क्राइब हिज ओन हैज रिएक्शन अपॉन व्हाट ही सीन और हेयर और हैड। यहाँ पे जो है सब्जेक्ट मैटर की जो सब्जेक्टिव पोइट्री होती है वो कंसर्न करती है पोइट की ऑन फीलिंग्स पे और थॉट्स पे। एक पोइट की अपनी फीलिंग्स और थॉट्स पे डिपेंड करती है, इसे कंसर्न करती है। ठीक है, द लिरिक को डिस्कस कर लेते हैं। द लिरिक इज द commonest kind of poetry. Self-expression in the beginning of the word lyric was used for any song to be sung meant with the lyre. लिरिक्स जो होती है, इस सॉन्ग्स की लिरिक्स से भी आप इसका आइडिया कर सकते हैं। इसमें भी डिस्कस किया गया है। ये कह रहे हैं बहुत ही कॉमन टाइप है ये पोइट्री की, और सेल्फ एक्सप्रेशन के तौर पे यूज़ होती है पोइट्री में, और एक सॉन्ग को संग करने में, उसकी सिंगिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नॉन टू द ग्रीक्स। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी है जो जिसे ग्रीक ने हमारे मुतारिफ करवाया था हमारे साथ। इन कोर्स ऑफ टाइम दिस म्यूजिकल अकम्पेनमेंट ऑफ द लिरिक वाज ड्रॉप्ड एंड द वर्ड केम टू सिग्निफाइज एंड शॉर्ट फॉर्म और सॉन्ग एक्सप्रेशन और द पर्सनल इमोशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पोइट। जैसे कि मैंने पहले आपसे डिस्कस किया है कि इसे पर्सनल एक्सप्रेशन के तौर पर भी देखा जाता है और इसे एज अ सॉन्ग लिरिक्स भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, डिस्कस किया जाता है। एसेंशियल ऑफ अ गुड लिरिक्स। गुड लिरिक्स, एक गुड लिरिक्स के एसेंशियल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? बॉर्डर फीचर्स। द चीफ क्वालिटीज ऑफ अ गुड लिरिक में बी समराइज्ड एज फॉलोज। अच्छा, देखते हैं इसे नीचे। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द सिंप्लिसिटी इन लैंग्वेज एंड ट्रीटमेंट। Second one, it is characterized by bravery. It deals with a single emotion which is generally stated in the first few lines. Then the poet gives us the thoughts suggested by the particular emotion. It is musical. Verbal music, an important element in is its appeal and charm. Various devices are used by the poets to enhance the music of their lyrics. A lyric has subjectivity and emotion of a poet. एक लिरिक जो होती है ये सब्जेक्टिविटी भी रखती है, सब्जेक्ट मैटर भी रखती है और इमोशंस भी रखती है एक पोइट के। देन इन बेस्ट लिरिक्स आर इमोशनल टोन। लिरिक्स में जो बेस्ट लिरिक्स जो होती हैं वो एक इमोशनल टोन होती है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय इंटेंसिटी एंड द poignancy. The best lyrics are the expression of intensely felt emotion. It contains single idea. द एलिगी को डिस्कस कर लेते हैं। एन एलिगी इज एन स्पेशल काइंड ऑफ लिरिक्स। अ लिरिक एक्सप्रेसेस द इमोशन ऑफ सोरोज, वॉर और डिस्पेयर। ये जो होती है लिरिक, ये इमोशंस को एक्सप्रेस करती है, सोरोज के और डिस्पेयर्स के। इन शॉर्ट, एलिगी इज लेमेंट। ये एक लेमेंट है। अ लिरिक्स ऑफ मॉर्निंग। लिरिक्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब होता है दुख। ठीक है, सोरोज, or an utterance personal bereavement and sorrows, and therefore it should be characterized by absolute or sincerity of emotion and expression. Hudson says, in common use, it is often restricted to a lament over the death, but that it is an improper narrowing of the meaning. There are lament over places, over lost love, over the past which never did, over an individual misery or failure. There are laments over departed pet animals and so forth. यहाँ पे काइंड्स बताई गई हैं कि किस तरह का लेमेंट होता है, किस तरह की मॉर्निंग्स होती है जिन पे ये एलर्जी गाई जाती है। ठीक है,
Tennyson's in memorizing a unique elegy in English language. It is a collection of over 100 poignant lyrics and united into a single whole by the poet lament at the death of his college friend, Arthur Hallam. But along with the expression of personal grief, there is also theology and a philosophy, as the poet constantly reflects on the problem of human life and human डेस्टिनी. यहाँ पे टेनिसन जो हैं इन्होंने एक ये एलिजी गाई थी इनके फ्रेंड की जब डेथ हुई थी, तो उस पर ये हमें बता रहे हैं थोड़ा सा इसकी एग्जांपल देके. फॉर एग्जांपल इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats, विलियम बटलर यीट्स बाय W.H. Auden. यहाँ विलियम बटलर यीट्स जो थे, विलियम W.B. Yeats इन्होंने गाई थी अपने दोस्त के लिए, W.B. Auden के लिए. With the forming of a verse, making a vineyard of curse, sing of human unsuccess in a rapture of distress, in the distress of the heart, let the healing fountain start. In the prisoner of his days, teach the free mourn how to praise. The Ode. ओड को डिस्कस कर लेते हैं. ओड क्या होती हैं, इसको कैसे हम एनालाइज करते हैं, वो सब कुछ हम देखेंगे. The ode is an special kind of lyric. ये भी एक lyric होती है, इसकी special kind होती है lyric की. More dignified, stately and elaborate than the simple lyrics like the lyric. It is also originated in ancient Greece. The Greek poet Pindar was the first to write odes. ये भी लिरिक की एक काइंड है और इसे बहुत ज़्यादा एलेबोरेट है, डिग्निफाइड है. और इसे फर्स्ट जो यूज़ किया था, राइट किया था, इसे ग्रीक पोइट जो थे उन्होंने किया था, पिंटार ने. एंड लेटर ऑन द फॉर्म वाज प्रैक्टिस विद द सर्टेन मॉडिफिकेशन बाय रोमन पोइट होरेस. फिर इसमें फर्दर और सर्टेन मॉडिफिकेशंस की गई थी, और वो किसने की थी, एक रोमन पोइट थे होरेस, उन्होंने की थी. द वर्ड ओड इज सिंपली द ग्रीक वर्ड फॉर सॉन्ग. द वर्ड ओड जो है ये एक सिंपल ग्रीक वर्ड है एक सॉन्ग के लिए. इट वॉज यूज बाय द ग्रीक्स फॉर एनी काइंड ऑफ लिरिक वर्ड्स फॉर एनी सॉन्ग सिंग विद द लायर ऑफ द accompaniment of come dance. Theme is dignified and exalted. It has a high seriousness. It's a metrical pattern by irregular or regular, but is always elaborate and often complex and intricate. और ये complex होता है, intricate होता है, ठीक है. बाकी सब जो मैंने आपको बताया, ये एज अ सॉन्ग इसे यूज़ किया जाता है. इसे फर्स्ट यूज़ किया था पैरट ने, फिर आगे इसे फर्दर इसकी मॉडिफिकेशन की थी हॉरेस ने. इसकी टाइप्स आ जाती हैं, इसमें आ जाती हैं पेंडेरिक ओड आ जाती हैं, होरेशियन ओड आ जाती हैं. तो पेंडेरिक ओड कौन सी होती हैं? The Pindaric ode, greatest lyrics, poet of ancient Greece, was the father of the Pindarics, or the old Pindaric odes were written generally in honor of the gods or sing to the triumphs, athletes or victories of roles. ये ग्रेटेस्ट लिरिक्स होती हैं एंशियंट ग्रीस के पोइट्स की और फादर की थी पेंडेरिक्स के. और इसमें जो है इसको बेसिकली राइट किया जाता है, इनको जो है सिंग किया जाता है, कोर्स के ऑनर में इन्हें सिंग किया जाता है और राइट किया जाता है ट्रायम्फ्स के लिए, एथलीट्स के लिए और विक्टोरियंस के लिए, ठीक है. होरेशियन और जो आ जाती हैं, इनको जो लिखा गया था बेसिकली जो होरेस थे रोमन पोइट, उनके नेम से लिखी गई थी, नाम दिया गया है इन ओड्स को. द होरेशियन ओड्स, दिस काइंड ऑफ ओड हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द लेजेंड पोइट होरेस who imitated Pindar but with the searching modification. The sonnet क्या होता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं. The sonnet also is a form of the lyrics. ये भी lyrics की एक फॉर्म है, इसकी शेप है. All and of all its form, it is mostly carefully ordered and bound by a definite rigid rules. The word sonnet is derived from the Greek word sonato, meaning a sound. इसका मतलब जो है साउंड होता है और इसे ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है सोनेटो से. इट इज़ अ शॉर्ट लिरिक ऑफ 14 लाइन्स. ये 14 लाइन्स पे मुश्तमिल एक शॉर्ट लिरिक होती है. एंड द इटालियन पोइट पेट्रार्च वाज द फर्स्ट टू यूज दिस फॉर्म ऑफ लिरिक to express his love for his beloved Laura, and its use became the mask of Petrarchian love poetry all over Europe in the 16th century. ये जो लिरिक्स होती हैं ये 14 लाइन्स पे कंसिस्ट एक शॉर्ट लिरिक्स होती हैं. इसे फर्स्ट जो यूज़ किया था पेट्रार्च ने यूज़ किया था अपनी बिलवर के लिए, लॉरा के लिए, और फिर ये पूरे यूरोप में यूज़ की जाने लगी थी पेट्रार्चियन के मास्क की हैसियत से 16th सेंचुरी में.
Petrarch has divided his sonnets into two parts, the octave of 8 lines and the sestus of 6 lines. Octave जो होता है 8 lines के couplet को कहते हैं और sestus जो होता है वो 6 lines होती हैं. With the cause and the caesura after the 8 line, its rhyme scheme was A B C D E B A B C. Sir Thomas White was the first to write sonnet in England in Petrarchian form of sonnet that White follows objective poetry. सब्जेक्टिव पोइट्री का हमने डिस्कस कर लिया, उसकी फर्दर टाइप्स थी, उसकी भी आगे फर्दर टाइप्स की वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं. तो अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव पोइट्री को. इसमें सबसे पहले जो आ जाती हैं बैलड्स आ जाती हैं, एपिक आ जाती है. बैलेड पे एक डिटेल लेक्चर मैंने पहले भी आपको दिया है, वो भी देख लीजिएगा ताकि आप लोगों की जो क्लैरिफिकेशन है वो सब कुछ क्लियर हो जाए. कोई भी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहे, किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करें. व्हाट इज़ बैलेड? Etymologically, the word ballad has been taken from the Latin word ballare, which means dancing song. Ballad is a short and narrative poem which comprises of the short stanza. The ballad is a short in verse originally intended to be sung on an audience since it developed as a stage in early modern cultural evaluation. Its subjects are deeds and thoughts. They are the amplest kind. ठीक है, ये भी एक सॉन्ग के काइंड है और इसे लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया था ब्लेयर से. और ये एक शॉर्ट एंड नेरेटिव पोएम होती है, मुश्तमिल होती है शॉर्ट स्टैंजास पे. ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं. बैलेड की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती है? एवरी बैलेड इज़ अ शॉर्ट वर्स. बैलेड की जो होती है एक शॉर्ट वर्स होती है विच डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकुलर एपिसोड ऑफ द स्टोरी. There is certainly only one episode of the story in ballad and the poet needs to complete the story within the limits of small number of stanza. बैलड जो होती है इसकी एक शॉर्ट वर्ड्स होती है और एपिसोड भी इसकी शॉर्ट ही होती हैं स्टोरी की. और जो पोइट को होता है वो एक इम्पॉर्टेंट होता है पोइट के लिए कि वो स्टैंजा को स्टोरी को कंप्लीट करें स्टैंजा के लिमिट्स के मुताबिक. ठीक है. Another fundamental characteristic of a ballad is a universal appeal. It's not simply restricted to his personality or his country, rather it is with the whole humanity. ये किसी स्पेसिफिक चीज़ से मेंटेन नहीं करती, अपील नहीं करती, बल्कि ये होल ह्यूमैनिटी से अपील करती है. Epic. The word epic has been derived a Greek word epics, which means a word, song, or speech. It is in verse dwelling upon an important theme in a most elegant style or language. The word epics जो होती हैं एक लॉन्ग पोएम्स होती हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं और इसका मतलब है सॉन्ग है, एक स्पीच है, वर्ड्स में वर्ड्स की शेप में. ठीक है, इंपॉर्टेंट थीम होती है स्टाइल और लैंग्वेज का. अकॉर्डिंग टू द वेबस्टर न्यू वर्ड डिक्शनरी, epic is a long narrative poem in a different style about the deeds, traditional, historical hero और typically heroes. ठीक है, ये जो होती है एक लॉन्ग नरेटिव पोएम्स होती हैं, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि लॉन्ग पोएम्स होती हैं और ये किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है, ट्रेडिशनल भी हो सकती है, हिस्टोरिकल भी हो सकती है, टिपिकली हीरोज़ के बारे में भी हो सकती है. पोएम्स लाइक इलियड्स एंड ओडिसी with certain formal characteristics. Britannica Encyclopedia explains the word epic as epic long narrative poem recounting heroic deeds. Literary usage. The term encompasses both oral and written composition. The prime example of the oral epic and Homer's Iliad and the Odyssey is correct. ठीक है, ये सारे जो एग्जाम्पल जो हैं इलियड है और ओडिसी है, ये सारी एक लॉन्ग एपिक्स पोएम्स हैं. तो ये सारे एग्जाम्पल हैं एपिक की. इसकी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एपिक इज इस बल्कि साइज. सबसे पहली और बड़ी और इम्पॉर्टेंट इसकी करेक्टरिस्टिक जो है वो इसका बल्कि साइज है, एक भारी साइज, क्योंकि लंबी पोएम्स होती है ना. एन एपिक इज एन एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड नरेटिव इन वर्स. यूजुअली very single epic has been broken down into multiple books. For example, सिंगल एपिक जो होती है इसको डिवाइड कर दिया जाता है, ब्रोकन कर दिया जाता है मल्टीपल बुक्स में. होम्स एपिक्स आर डिवाइडेड इनटू 24 बुक्स. होमर्स की जो एपिक्स थी उसको डिवाइड किया गया था 22 बुक्स में. ठीक है, 24 बुक्स में, इधर मिस्टेक है. सिमिलरली जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स. जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट बुक जो थी इसको डिवाइड किया गया था 12 बुक्स में.
Invocation to the muse, another important quality of an epic. Invocation to the muse, ये भी एक बहुत important type है, quality है epic की. The poet at the very beginning of the epic seeks the help of the muse while writing its epic. Look at the beginning of the lines of Iliad, Odyssey and the Paradise Lost. Another features of the essential epics, इसके कुछ essential features डिस्कस कर लेते हैं एक epic के. Often our epic is the fact that is dwell upon the achievement of the historical or traditional hero or a person of the national international significance. एक पर्सन की नेशनल और इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस को भी ये डिस्कस करती है और हीरोज़ के अचीवमेंट को भी डिस्कस करती है, हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स को और ट्रेडिशनल. Supernaturalism is a must-have feature of an every epic. Without having used supernatural to elements, no epic would certainly produce awe and wonder. Morality को डिस्कस कर लेते हैं. Morality क्या होती है? It is a key characteristic of an epic. The poet's foremost purpose in writing an epic lesson to his to give a moral readers. For instance, John Milton, Paradise Lost is a perfect example in this regard. The poet wants to justify the ways of God, the man, through the story of Adam. ये करेक्टरिस्टिक्स होती है और की करेक्टरिस्टिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है एपिक की. ये हमारे पास मीनिंग जो कन्वे करती है वो मॉरल होते हैं रीडर्स को. फॉर एग्जांपल जैसे कि जॉन मिल्टन की बुक है पैराडाइज लॉस्ट, ये मॉरल मीनिंग्स कन्वे करती है रीडर्स को. ठीक है, स्टोरी ऑफ एडम से. The theme of the each epic is sublime, elegant and having universal significances. It may not be insignificant theme which is only limited to the personality of the locality of the poet. The diction of every epic is lofty, grand and elegant, not trivial. Common language is where in poet tries to use canonical epic, the sublime words to describe an event. ठीक है, डिक्शन जो होती है वो एपिक की वो लॉफ्टी होती है, ग्रैंड होती है और एलिगेंट होती है. इसमें ट्रिवियल और कॉमन लैंग्वेज जो होती है वो नहीं यूज़ की जाती और पोइट जो है वो ट्राई करता है कोलिकल एपिक को यूज़ करने का. ठीक है, यूज़ ऑफ एपिक सिमिली, फीचर्स ऑफ एन एपिक is another epic simile is a far-fetched comparison between two objects which runs through many lines to describe the valor, bravery and gigantic stature of hero. It is also called the Homeric simile. आयरनी, आयरनी क्या होती है? आयरनी बेसिकली होती है जिसमें हम चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जिस वे में, वो हमें चीज़ें उस वे में नहीं नज़र आती या नहीं शो होती, उसकी उल्ट होती हैं. ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाता है, इसमें रिवर्स होता है सिस्टम. द टर्म आयरनी entered in English language in 16th century and comes from the French irony. आयरनी का ये जो टर्म है ये इंटर हुआ था इंग्लिश लैंग्वेज में 16th सेंचुरी में और इसे फ्रेंच वर्ड से डिस्क्राइब किया गया था, डिराइव किया गया था आयरनी, एंड बिफोर दैट फ्रॉम द लैटिन आयरोनिया. डेफिनेशन ऑफ आयरनी, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच आयरनी विच वर्ड्स आर यूज्ड इन सच वे दैट देयर इंटेंडेड मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वर्ड. जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि हम जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता. जो मीनिंग है, इंटेंडेड मीनिंग है, वो डिफरेंट होते हैं एक्चुअल मीनिंग से. इट वॉज दैट देयर डिफरेंट मीनिंग ऑफ आल्सो सिचुएशन, जो डिफरेंट मीनिंग है ये सिचुएशन भी हो सकती है. दैट में एंड अप विद अ क्वाइट डिफरेंट वे देन व्हाट इज अ जनरली एंटिसिपेटेड इन सिंपल वर्ड्स. डिफरेंस बिटवीन द इनर रियलिटी, सिचुएशन जो होती है ये इसके उल्ट भी हो सकती है और इस रियलिटी जो होती है जिसे हम देखना चाहते हैं बिल्कुल नहीं होती, इसमें डिफरेंस हो जाता है काफ़ी और ये एंटिसिपेट करती हैं. ठीक है, appearance and the reality, irony relies on the difference between expectations and outcome in. Types of irony. Verbal speech irony is a figure of speech in which the literal meaning of what someone says is different from one and often opposite what they actually mean. Verbal speech जो है ये figure of speech है जिसके literal meaning में हम देखते हैं कि एक इंसान जो कहता है लेकिन जो वो करता है वो उसके ऑपोजिट होता है और जिसका ये मतलब होता है एक्चुअली. वर्बल आयरनी इन्वॉल्व्स यूजिंग द वर्ड टू मीन द ऑपोजिट ऑफ द लिटरल डेफिनेशन. इन सिंपल टर्म्स, वर्बल आयरनी इज सेइंग वन थिंग बट द ऑपोजिट. फॉर इंस्टेंस, इमेजिन समवन सेइंग द फॉलोइंग, व्हाट अ ग्रेट डे, आई क्रैश माई कार एंड लॉस्ट माई विनिंग लॉटरी टिकट्स.
अब देखिए यहाँ एक वो तारीफ भी कर रहा है कि आज का दिन मेरा अच्छा था, लेकिन साथ में वो अपनी एक सॉरो फीलिंग भी डिस्कस कर रहा है कि आई क्रैश माई कार एंड लॉस माई विनिंग लॉटरी टिकट्स। मेरी कार जो थी वो क्रैश हो गई और मेरी जितनी भी लॉटरी की टिकट्स थी वो वेस्ट हो गई। ठीक है। Here the speaker is using great ironically. It is reported by the Lady Nancy Astor once said to Churchill if he were her husband, she would poison his tea. In response, Churchill elegantly said, "Madam, I were your husband, I would drink it." यहाँ पे जो बात की जा रही है इनकी डिस्कशन में, हमें आयरोनिकली सारा वे देख रहे हैं और ये सारी वर्बल आयरोनिकली से हम कहते हैं, वर्बल आयरनी है ये। सिचुएशनल आयरनी। Situational irony is the outcome of occurs when the outcome of circumstances or action does not match our expectations. ये आउटकम है उन चीज़ों की जो occur हो रही होती हैं और बिल्कुल भी मैच नहीं करती हमारी एक्सपेक्टेशंस से, हमारी तवक्कात से। Situational irony is when the outcome of the situation is totally different from what the people expect. For example, if you go sightseeing on here in the world today, you will see crowds of the people who are so busy taking cell phone pictures of themselves in front of the site. They do not actually look at what their own came to see this as ironically. Situational is specifically situational irony. Dramatic irony आ जाती है हमारे पास। Dramatic irony is when your audience has more information than your character story. The nifty literary device became popular in Greek tragedy, and true to genre, the different point of view often leads to tragic outcomes. One famous example of dramatic irony is in Shakespeare's smash hit Othello. The audience knows the Othello BFF Iago guy, a bear who wants to ruin Othello. The audience also knows that Desdemona has been faithful. Othello doesn't know either of these things. This means audience has to be can sense in some element fireworks with poor Othello Remkins in the dark. Socratic irony. बेसिकली ये जो आयरनी है, ड्रामेटिक आयरनी मैंने आपसे डिस्कस की है, ड्रामे के बारे में होती है टोटली, जैसे कि ओथेलो प्ले की एग्जांपल दी है, तो ये मैंने सारा डिस्कस भी किया है लास्ट वीडियो में। मैं इसका लिंक भी ऐड कर दूंगी, आप वीडियो को देख लिया करें और चैनल को सब्सक्राइब लास्ट में कर लिया करें। Socratic irony. Socratic irony is when you pretend to be ignorant to expose her ignorance or inconsistency of someone else. ये इस वे में प्रोड्यूस होती है जब हम किसी को इग्नोर करना चाह रहे होते हैं, तो इसे Socratic irony कहते हैं। Socrates was a famous Greek philosopher who knows for his probing questions. Irony is when statement means to the opposite of its literal meaning. इसे Socrates ने प्रोड्यूस करवाया था। Socratic irony is a टेक्निक वेयर द क्वेश्चनर एडमिट्स टू नॉट नोइंग अ समथिंग। यहाँ पे एक क्वेश्चनर जो है वो एडमिट करता है कि वो कुछ भी नहीं जानता है, बट वाज अ ट्रिकी द अदर पर्सन इनटू रिवीलिंग हिज ओन लैक ऑफ नॉलेज और अ फ्लॉ इन हिज लॉजिक। ठीक है। कॉस्मिक आयरनी आ जाती है। Cosmic irony is something called the fate of cosmic irony involving fate. Irony is a situation when it's opposite of what is expected. ये भी वही चीज़ है इसमें कि वो irony है जिसमें situation जो हम expect कर रहे हैं वो नहीं होती, उसके opposite होती है। And something it is strangely amusing or that it's so incredible it is nearly unbelievable. For example, in Thomas Hardy Test of the Devilries, despite being innocent and the main character loses everything. ये जो प्ले है मैं हमने डिस्कस किया हुआ है, इस पे भी आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं जाके। इसमें जो है एक कैरेक्टर जो है मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट होता है प्ले का, वो सब कुछ खो देता है, लॉस कर देता है। डिस्पाइट द मेन कैरेक्टर लॉसेस एवरीथिंग इंक्लूडिंग हर लाइफ इन ट्रेजिक सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड हर कंट्रोल. This novel ends with the justice was done with the presidents of the immortals had ended in a spot with death. This was all about the subjective poetry and objective poetry and related to their types. Hope so you understand the video अगर आपको लाइक अच्छी लगी हो और या आप लाइक करते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ।